ओके, ऐसे 560 बात करता है सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में। सब्सिक्वेंट इवेंट मतलब क्या? ऐसा कोई भी इवेंट जो क्लोजिंग के बाद हो रहा है। क्लोजिंग के बाद मतलब 31 मार्च के बाद हुआ, तो वो वाले इवेंट का क्या करना है। अब हम लोग तो ऐसे जब ऑडिट करने जा रहे होते हैं एज ऑडिटर, तो कहाँ से कहाँ तक के लिए करते हैं, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के लिए करते हैं, ठीक है। पर ऐसा तो होता नहीं 31 मार्च का ऑडिट रिपोर्ट चला जाता है। तो साल ख़त्म होने के बाद और ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले, ठीक है, अगर इसके बीच में कोई इवेंट हो रहे हैं तो उनका क्या ट्रीटमेंट करना है उसके बारे में बात करी गई है। तो ऑडिटर को ऑब्टेन करना रहता है कि भाई वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को इकट्ठा करे, जो भी उस टाइम पीरियड में हुए हैं, जो भी ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किए उनको, ठीक है। फिर उनके ऊपर क्या प्रोसीजर लगाने जाएंगे, तो नॉर्मल अपना प्रोसीजर लगाएंगे। सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे। अंडरस्टैंडिंग किससे लेंगे? मैनेजमेंट से लेंगे कि भाई उन्होंने कैसे आइडेंटिफाई करे कि भाई कौन से सब्सिक्वेंट इवेंट हैं जिनको हमें शायद एडजस्ट करना रहेगा इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेनी। अब अंडरस्टैंडिंग, खाली अंडरस्टैंडिंग इससे कुछ होगा क्या? नहीं। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि भाई हम फिर इंक्वायरी करेंगे किसके साथ? मैनेजमेंट के साथ और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ, ठीक है। अब इसको बेटर समझने के लिए हमें और क्या करना पड़ेगा? हमें फिर अपने मिनट्स वगैरह पढ़ सकते हैं हम लोग। मीटिंग हुई होंगी ना, जो भी, वो उनके मिनट्स पढ़ सकते हैं। ओनर्स का मीटिंग हुआ, मैनेजमेंट का मीटिंग हुआ, TCWG का मीटिंग हुआ, कोई भी कौन सा वाला मीटिंग पढ़ने जाएंगे हम? वो वाले सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने जाएंगे जो 31 मार्च के बाद वाले हुए। हमें किसका इफेक्ट देखना है? हमें सब्सिक्वेंट इवेंट का इफेक्ट देखना है। तो सब्सिक्वेंट इवेंट तो बैलेंस शीट के बाद वाले होते हैं ना, तो बाद वाले टाइम के सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने जाना है, ठीक है। अगर कोई इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो गया है तो हम उसका रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे और उसके बेसिस पे एज एन ऑडिटर हम आइडेंटिफाई करेंगे क्या कोई इवेंट है जो हमें डिस्क्लोज करने जाना है, और अगर इवेंट है तो क्या मैनेजमेंट ने उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज किया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिन पे जब आपने देखा हो तो आपको ऐसा लग सकता है कि भाई इन पे हमें इंक्वायरी करना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई नया कमिटमेंट है, मतलब कोई बोरोइंग दे दिया आपने, कोई गारंटी दे दिया जिसके अंदर आप आ गए, आपने कोई असेट का एक्विजिशन कर लिया, आपने कोई असेट बेच दिया, आपने कैपिटल बढ़ा दी, आपने मर्जर कर दिया, आपने लिक्विडेशन कर दिया, आपके जो भी असेट्स हैं वो क्या बोलते हैं वो फायर या फ्लड के कारण डिस्ट्रॉय हो गए, गवर्नमेंट ने उनको ले लिया, या फिर आपका कोई अनयूजुअल सा कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन आपके नज़र में आया, कोई कंटिजेंसी आपके आ गई आपके यहाँ पे, ठीक है, या कोई ऐसा इवेंट आया जो कि एस्टिमेट्स और प्रोविजन से रिलेटेड। अब बाद में पता चला पर एस्टिमेट्स प्रोविजन तो उस साल के हैं, तो आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। कोई एसेट ऐसा है क्या जो जिसका रिकवरेबिलिटी करना पड़े, आपको कोई अकाउंटिंग पॉलिसी के ऊपर कोई क्वेश्चंस हैं, तो वो सारी चीज़ों को आप देखोगे और वो देख के ये सब क्या है, ये अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स हैं, तो फिर शायद ऐसा हो सकता है कि इनका इफेक्ट आपको क्या करना पड़े, आपको लास्ट बैलेंस शीट में डालना पड़े, मतलब जिसका आप ऑडिट करो उसमें डालना पड़े। भले ही ये सारे इवेंट्स हुए कब है, ये सब हुए 31 मार्च के बाद में, फिर भी तो ये इन जनरल सब बोला गया, ठीक है। ये हमने देखा कि भाई 31 मार्च के बाद लेकिन ऑडिट रिपोर्ट साइन होने से पहले का सिचुएशन है, ठीक है। अगर मान के चलो कोई ऐसा फैक्ट मिलता है जो हमने ऑडिट रिपोर्ट तो साइन कर दी, मतलब ऑडिट रिपोर्ट पे साइनिंग हो गया है, पर अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं हुए, मतलब आपके यहाँ से ऑडिट कंप्लीट हो गया है पर अभी तक मार्केट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं गए। अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो क्या करने जाना है? तो इन जनरल तो क्या बोला गया है कि एज एन ऑडिटर आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप कोई भी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके आओ। अगर आपको कोई ऐसा फैक्ट मिलता है आपके ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद, ठीक है। पर ऑडिटर को कुछ सिचुएशन ऐसा हो सकता है जिसमें आपको, अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि भाई उसको अपना ऑडिट रिपोर्ट अमेंड करना पड़ेगा, उसको कोई ऐसा फैक्ट पता चला है, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको डिस्कस करना पड़ेगा किसके साथ? मैनेजमेंट के साथ, कि भाई मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस इस मैटर को कैसे देखते हैं। दूसरा, उसको देखना पड़ेगा क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी चेंज करने का ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत है तो क्या मैनेजमेंट से पूछने जाएगा कि भाई वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, इस मैटर को मैं कैसे डिस्क्लोज करने वाले, ठीक है। अगर देखो, अब दो सिचुएशन हो सकती है। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जो ये इन्फॉर्मेशन आई है ना, ये इन्फॉर्मेशन के कारण चेंजेस करने पड़ेंगे, आपने जाके मैनेजमेंट वगैरह से बात की, मैनेजमेंट अग्री भी कर गई, ठीक है। पहला सिचुएशन ये कि मैनेजमेंट अग्री कर गई कि हाँ चलो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करने वाले हैं, अमेंड करने वाले हैं। अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करेंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भी अपने ऑडिट प्रोसीजर को एक्सटेंड करना पड़ेगा, और आपको उस नए ऑडिट रिपोर्ट के डेट तक सारा काम करना पड़ेगा। आपको एक नया ऑडिट रिपोर्ट भी इशू करना पड़ेगा, ठीक है। पर आप ये सब तभी कर सकते हो अगर जो मैनेजमेंट को रोका ना गया हो किसी भी लॉ एंड रेगुलेशन के द्वारा, एज वेल एज ऑडिटर को भी परमिट हो कि भाई वो ये सारा काम कर सकता है, ठीक है। अगर
मान के चलो कि मैनेजमेंट ने कुछ चेंजेस करे, तो एज एन ऑडिटर आपकी कितनी जिम्मेदारी है? तो आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितने चेंजेस मैनेजमेंट ने करे। तो अगर लॉ एंड रेगुलेशन ने मैनेजमेंट को मना नहीं करा हुआ है तो आप एज एन ऑडिटर आपका काम भी कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा? तो आपका भी वहीं तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा जो ऑडिट प्रोसीजर या जो भी चेंजेस हमने जो भी मैनेजमेंट ने चेंजेस किए होंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, उधर तक। ठीक है, उस केस में आप क्या करने जाओगे? आप अपना ऑडिटर्स का रिपोर्ट अमेंड करोगे। ठीक है, और जितना उन्होंने चेंजेस किए वहीं तक आप भी रिस्ट्रिक्शन रखोगे। दूसरा, आप क्या कर सकते हो? आप नया अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट को इशू कर सकते हो। ठीक है, जिसमें आप एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ या फिर अदर मेटा पैराग्राफ में वो इन्फॉर्मेशन को डाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो भी है, अगर लॉ एंड रेगुलेशन ही मना कर दे अगर मैनेजमेंट को कि भाई आप अमेंडेड रिकॉर्ड्स नहीं, अमेंडेड रिपोर्ट्स वगैरह नहीं दे सकते, तो एज एन ऑडिटर आप भी अमेंडेड रिपोर्ट्स को इशू करने नहीं जाओगे, न्यू रिपोर्ट को इशू करने नहीं जाओगे। ठीक है, ये पहला सिचुएशन था। अगर वो मान गए तो आपने अपना प्रोसीजर चेंज करा, आपने सारा काम वाम करा, नया रिपोर्ट दे दिया। पर इन केस अगर मैनेजमेंट नहीं मानता है नया ऑडिट रिपोर्ट देने के लिए, तो अगर मैनेजमेंट नहीं मानने जा रहा है तो फिर ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऑडिटर ने अभी तक अपना रिपोर्ट मैनेजमेंट को भी नहीं दिया है, मतलब रिपोर्ट अभी क्या है उसी के पास ही है, तो वो क्या कर सकता है? फिर तो वो अपना ओपिनियन को उस हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, कि भाई क्योंकि ऑडिटर को क्या लग रहा है चेंजेस आने चाहिए, मैनेजमेंट चेंजेस करने नहीं दे रही है, मैनेजमेंट कुछ बोल नहीं रही है, तो उसके केस में अपने क्या करेंगे? क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट अभी हमारे हाथ में है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। पर सेकेंड सिचुएशन क्या हो सकता है कि मान के चलो अगर ऑडिटर ने ना रिपोर्ट ऑलरेडी मैनेजमेंट को दे दी, अगर रिपोर्ट ऑलरेडी मैनेजमेंट को दे दी तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? पहले मैनेजमेंट को जाके बोलना पड़ेगा, तो स्टार विद गवर्नेंस को बोलना पड़ेगा कि भाई ये जो रिपोर्ट है ना, ये आप थर्ड पार्टी को इश्यू मत करो, क्योंकि ऑडिटर को ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है जिसके कारण उनको ऑडिट रिपोर्ट में चेंज करना रह सकता है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंज करना रह सकता है। ठीक है, अगर वो फिर भी इशू कर देते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा टू प्रिवेंट रेलेंस ऑन दी ऑडिटर्स रिपोर्ट। फर्स्ट केस क्या पढ़ा? फर्स्ट केस हमने पढ़ा कि 31 मार्च से लेके और साइनिंग से पहले वाला सिचुएशन। सेकंड केस क्या पढ़ा? साइनिंग से लेके हमारा अगर बाहर मार्केट में ऑडिट रिपोर्ट नहीं गई है उसके बीच का सिचुएशन है। तो अब तीसरा केस क्या हो सकता है? तीसरा केस ऐसा हो सकता है कि भाई जो ऑडिट रिपोर्ट है ना वो इशू ही हो गई है। ठीक है, कि भाई मार्केट में वो चली गई है, तो उसके केस में क्या होने वाला है? अब क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट इशू हो गई है तो ऑडिटर का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि भाई वो कोई एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाने चाहे। पर फिर भी अगर उसको कोई ऐसा फैक्ट पता चलता है जिससे अगर वो फैक्ट उसको पहले पता चल रहा होता तो उसको क्या करना पड़ता? अपने ऑडिट रिपोर्ट को क्या करना पड़ता? अमेंड करना पड़ता। अगर ऐसा कोई फैक्ट बाद में पता चला, क्या कब बाद में बोल रहे हैं? ऑडिट रिपोर्ट को इशू करने के बाद में पता चला होता, तो फिर वो क्या करने जाएगा? तो सबसे पहले वो मैटर को डिस्कस करेगा मैनेजमेंट के साथ, दोस्त विद गवर्नेंस के साथ, उनसे देखेगा कि भाई ये जो मैटर है उसके कारण क्या मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेंज करना पड़ रहा है। वो पूछेगा मैनेजमेंट को कि भाई आप इस मैटर को कैसे एड्रेस करने वाले हो, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या दिखाने वाले हो, नहीं दिखाने वाले हो। ठीक है, अगर मैनेजमेंट मान जाता है कि भाई ठीक है, इशू होने के बाद भी, ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद भी हम चेंज करने को तैयार है, तो फिर आप भी क्या करोगे? आप भी पूरा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म वगैरह करोगे और उसके बाद आप चेंजेस वगैरह करोगे और उनको उसके बेसिस पे रिपोर्ट दे दोगे। ठीक है, अभी अगर वो लोग नहीं मानते तो फिर आपके लिए क्या होगा? आपके लिए सेम हो जाएगा, आपको वो जाके आपको अप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा ताकि आप क्या कर पाओ? प्रिवेंट कर पाओ फ्यूचर रिलायंस ऑन दी ऑडिटर्स रिपोर्ट। जब ये सारी चीज़ें कर रहे होगे तो एक कॉमन पॉइंट रहेगा, दैट इज़ रिटन रिप्रेजेंटेशन। तीनों ही केसेस में अपने रिटन रिप्रेजेंटेशन तो लेंगे किससे? मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से, कि भाई मैनेजमेंट जो है वो सब्सिक्वेंट इवेंट अगर कोई उनके नज़र में आया है डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेके जब तक काम कंप्लीट हुआ है तब तक उसके बीच में, तो उन्होंने वो क्या किया हो? एज एन ऑडिटर हम लोगों को बता दिया हो और उन्होंने वो एडजस्ट भी कर दिया हो, डिस्क्लोज भी कर दिया हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करता है हमारा ऐसे, जिस ऐसे का नाम था ऐसे नंबर 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ठीक है, उन्हें रिसीव हुआ है अमाउंट लेट्स से कुछ करोड़ में, ठीक है, एज एन इंसेंटिव एक पर्टिकुलर ईयर का 2000 लेट्स से जिस साल का हमने ऑडिट किया उसी साल का उनको रिसीव हुआ। ठीक है, और कब रिसीव हुआ है? मई 2024 में। जब वो रिसीव हुआ ना तब तक हमारे अकाउंट्स क्या हो चुके थे? फाइनलाइज हो चुके थे, हमने ऑडिट बोर्ड वगैरह साइन कर चुकी थी। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या चाहता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहता है कि वो अमेंड कर दे उन जो अकाउंट्स बने हुए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हुए हैं वो, और उन्हीं को वो अप्रूव कराना चाहता है किससे? आपसे एज एन ऑडिटर, क्योंकि कि वो उन्होंने चेंज किया तो वो बोल रहा है कि आप क्या करो अपना ऑडिट रिपोर्ट चेंज कर दो। तो क्या आप कर सकते हो? तो देखो ये कौन सा वाला सिचुएशन हुआ? ये सेकेंड वाला सिचुएशन हुआ कि अभी तक मार्केट में रिपोर्ट नहीं गई है पर हाँ साइन हो गई है।
अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो फिर हम क्या करते हैं, अगर कोई ऐसा सब्सिक्वेंट इवेंट मिलता है तो हम बात करते हैं मैनेजमेंट के साथ, पोस्ट गवर्नमेंट के साथ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट देखते हैं और फिर मैनेजमेंट से इंक्वायरी करते हैं। अब इस पर्टिकुलर केस में तो क्या हुआ है, मैनेजमेंट ही बोल रहा है कि भाई कर दो, तो फिर हम क्या करेंगे, हम जो भी एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर होंगे उन अमेंडमेंट्स के ऊपर वो लगाने जाएंगे और फिर नया ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि जो ऑडिट रिपोर्ट हम देंगे, नया ऑडिट रिपोर्ट, वो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेट है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूव होने का डेट है, उससे पहले नहीं होना चाहिए। दिस इज़ दी फर्स्ट एग्जांपल। एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 साल का कोई डिविडेंड है, ठीक है, वो कंपनी ना डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर रही है, और कब कर रही है, प्रपोज कर रही है 17 अप्रैल को जाके, ठीक है। अब ईयर तो कब खत्म हो गया, ईयर तो खत्म हो गया था 31 मार्च को। अब आपने बाद में डिविडेंड अनाउंस किया, क्या ईयर एंड पे इसका कोई प्रूफ था, कुछ भी था क्या, कोई आपको ऐसा था कि पहले से बताओ कि भाई ये होने वाला है, नहीं, कुछ भी नहीं पता था। तो क्या ये हमारा एडजस्टिंग इवेंट हुआ, नहीं, ये हमारा एडजस्टिंग इवेंट तो नहीं हुआ। पर क्योंकि ये डिविडेंड है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नोट्स में जाके। तो एज एन ऑडिटर आपकी जिम्मेदारी कि आप चेक करो कि भाई ये नोट्स में डिस्क्लोज हुआ है या नहीं हुआ। सब्सिक्वेंट इवेंट है, ज़रूरी नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाए, पर हाँ नोट्स में तो जा ही रहा है ना, तो आपको वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ईयर एंड पे ना कंपनी के पास ये दिख रहे थे कि भाई उनको रिसीवेबल्स लेने और 1 करोड़ के रिसीवेबल लेने। फिर बाद में क्या हुआ कि वो जो क्लेम है ना वो 45 लाख के अंदर सेटल हो गया, कंपनी ने भी उसके ऊपर अपना कंसेंट वगैरह दे दिया, ठीक है। अब ये पता तो कब चल रहा है, ये बाद में पता चल रहा है, तो हमारे पास इसका प्रूफ तो था ना, ये ईयर एंड पे एग्जिस्ट तो करता था ना, तो हम इसको किसकी तरह ट्रीट करेंगे, हम इसको ट्रीट करेंगे एज एन एडजस्टिंग इवेंट। क्योंकि ये एडजस्टिंग इवेंट है तो इसके हिसाब से ये जो इन्फॉर्मेशन आई इसको हम कंसिडर करेंगे और उसके बेसिस पे ही हम क्या करेंगे, फिर अपना पूरा प्रोसीजर वगैरह लगाएंगे एंड देन वी विल इशू आवर रिपोर्ट, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कंपनी में ना एक इवेंट हुआ था 17 जनवरी को, ठीक है। और उस इवेंट के कारण साल ख़त्म होने के बाद आपने ऑडिट रिपोर्ट दे दी, उसके बाद जाके ना किसी ने केस फाइल किया। लेट्स से इवेंट हुआ जनवरी में, आपने रिपोर्ट दे दी जुलाई में और केस फाइल हो रहा है अगस्त में जाके, ठीक है। अब उस इवेंट का जो रिजल्ट आ रहा है ना, उसके कारण आपको क्या करना पड़ रहा है, हैवी पेनल्टी देनी पड़ रही है, ठीक है। अब एज एन ऑडिटर आपने क्या करा, ये मैटर जाके मैनेजमेंट के साथ बात की कि आप उनको बोल रहे हो कि एक काम करो भाई, अमेंड कर दो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। पर जो एज एन ऑडिटर है उन्होंने मैनेजमेंट को पूछा करा भी कि भाई आप कैसे करना चाहते हो, आप कैसे दिखाओगे रिपोर्ट वगैरह, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई ये ठीक है, ये तो हम एज एन कंटिजेंट लाइबिलिटी फुटनोट में दिखा देंगे और कोई इसका ऐसा हमें एडिशनल डिस्क्लोजर वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैनेजमेंट ने क्या बोला कि क्योंकि आप तो इसको एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ में डालोगे ही तो चलेगा, हम इसका क्या है कोई अलग से डिस्क्लोजर नहीं देना चाह रहे। तो क्या ये चीज़ सही है? तो देखो इधर में 2 प्रॉब्लम है। पहला ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्या जो ऑडिटर ने सब्सिक्वेंट इवेंट को देखा और मैनेजमेंट ने बोल दिया कि नहीं हमें चेंज नहीं करना, तो क्या वो चलेगा? क्या नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि भाई कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसके कारण आपको रिपोर्ट को चेंज करना है, तो आप जाके मैनेजमेंट से बात करते हो, उनको उस पर एक्शन देखते हो। अगर वो नहीं मानते हैं ना, तो फिर आप क्या करते हो, आपको फर्दर एक्शंस लेने पड़ते हैं, आपको अप्रोप्रिएट एक्शन लेने पड़ते हैं ताकि आप प्रिवेंट कर पाओ रिलायंस ऑन दी ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो ऑडिटर का जो डिसीजन है ना वो यहाँ पे फिर गलत हो गया। और दूसरी बात देखो, एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ में ऑडिटर डाल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो रही है, उनकी तो जिम्मेदारी है ही है, उन्हें तो वो चीज़ फिर भी डालनी ही पड़ेगी। एज एन मैनेजमेंट की कोई जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती है अगर एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ में कोई चीज़ जा रही है। तो एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ किसी भी चीज़ का सब्सटीट्यूट नहीं होता है, जो चीज़ जानी है वो चीज़ तो वहाँ पर जाएगी ही जाएगी।